एक इलाका पड़ता है जलगांव, और जलगांव में एक जगह पड़ती है चोपड़ा, और चोपड़ा में एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति का नाम होता है बबलू। बबलू का एक परिवार होता है जो खुशहाल जिंदगी जी रहा था। बबलू के परिवार में उसकी वाइफ जिसका नाम होता है गीता बाई पाटिल, उसका एक बेटा 12 साल का जिसका नाम होता है मंगेश, और उसकी एक बेटी। ये चारों सदस्य खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उसी के साथ ही अपने जो रोजी रोटी है वो अच्छे तरीके से इनका काम चल रहा था। जो बबलू था वो बाहर किसी गांव में मजदूरी पर जाता था, और जो गीताबाई पाटिल थी वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी, घर का काम करती थी, यानी कि वो एक हाउसवाइफ थी। इस तरीके से इस परिवार की जिंदगी चल रही थी। ऐसा क्या अचानक होता है इस परिवार में जो इस परिवार की पूरी तख्ता पलट हो जाता है और इस परिवार का पूरा ही नक्शा बदल जाता है। पूरा परिवार एक सदमे में पहुंच जाता है। कुछ ऐसा घटता है इस परिवार में। आखिर क्या थी वो घटना, आज हम इस केस के बारे में बात करने वाले हैं। केस ऐसा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा हो सकता है। ये एक बार आप जरूर सोचोगे इस क्लाइमैक्स के बाद, क्योंकि इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कोई ऐसा कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जो बबलू था वो सुबह ही अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। घर में जो गीता थी, घर में गीता अकेली रहती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। एक दिन 2 फरवरी 2019 का दिन आता है। दिन था शनिवार का। शनिवार में अक्सर स्कूल जो होते हैं वो जल्दी बंद हो जाते हैं, जल्दी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। ऐसे ही मंगेश अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ उसके लिए खाना निकालती है। मंगेश बोलता है कि माँ मैं टॉयलेट के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप जब तक खाना कर दीजिए। उसकी माँ उसका खाना कर देती है और बैठ जाती है। बहुत देर हो चुकी थी, मंगेश वापस नहीं लौटता है। गीता सोचने लगती है कि पता नहीं किसी के साथ खेलने लगा होगा। वो बाहर अपने घर से निकलती है। घर से निकलने के बाद ही जैसे ही वो देखती है तो घर से बाहर कोई भी नहीं था। वो जो पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनके पास जाकर पूछती है कि मंगेश कहाँ है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। मंगेश गायब हो चुका था। लेकिन ऐसा क्या था, कहाँ चला गया था मंगेश, इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। इस बारे में जानकारी कहीं नहीं थी। इसी बात को लेकर जो गीता थी वो आस पड़ोस में देखती है। उसके रिश्तेदार भी उसी गांव में रहते हैं, वो उनसे भी पूछती है, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस तरीके से 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। शाम होने लगती है। शाम को जब बबलू वापस आता है अपने घर, वो अपने घर कुछ लोगों को देखता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं और वो पूछता है क्या बात है। घर जो बैठे लोग थे और जो उसकी वाइफ थी वो बताती है कि मंगेश 2 बजे से गायब है। स्कूल से घर आया, घर से बाहर निकला और तब से वो नहीं दिख रहा है। अब जो बबलू था वो भी परेशान हो जाता है और वो आसपास देखने लगता है। कुछ लोगों को देखकर जो गांव के जो आसपास वाले इलाके हैं उनमें खोजबीन करते हैं। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर सब एक साथ ढूंढने लगते हैं। अक्सर गांव में ये होता है कि अगर गांव में कुछ छोटी सी भी बात हो जाती है तो उसकी सूचना तुरंत ही गाँव में फैल जाती है, तो गाँव के लोग अक्सर इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरीके से ही उस गाँव के लोग भी इकट्ठा होते हैं और सभी को ढूंढने लगते हैं। अब इसके साथ ही कहीं कोई मंगेश का कहीं पता नहीं होता है। पूरी रात बीत जाती है। रात को दोनों माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान। माँ का बुरा हाल बहुत ज़्यादा रो कर बुरा हाल था। इसके पीछे उसे रिश्तेदार समझाते, पड़ोसी समझाते, अब ढांढस बनाते कि आ जाएगा, कहीं चला गया होगा, कहीं बैठ गया होगा। इस तरीके से ही उसकी पूरी रात गुजर जाती है और एक रात और एक दिन पूरा चला जाता है। सुबह होती है। अगला दिन होता है 3 फरवरी का। 3 फरवरी के दिन जब दोनों रोते हैं अपने घर में, तो आसपास का जो स्कूल था, स्कूल में भी जानकारी लेते हैं। स्कूल से भी पता चलता है कि मंगेश अपने टाइम से स्कूल से निकल गया था। अब ये सारी बातें जैसे ही चल रही होती हैं, पूरा दिन निकल जाता है। अगला दिन 3 तारीख का भी पूरा दिन निकल जाता है। लोग जब कहीं भी मंगेश का कोई पता नहीं चलता है तो गांव के लोग बबलू को बोलते हैं चलो पुलिस में रिपोर्ट कराने चलते हैं। पति पत्नी पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब जैसे कि छोटे बच्चे का केस था तो पुलिस भी इस केस को सीरियस लेती है और खोजबीन शुरू करती है।
जैसे ही पुलिस खोजबीन शुरू करती है तो पुलिस भी आसपास के इलाकों में पूछती है, आसपास के लोगों से जानकारी लेती है। जो मंगेश था उसके स्कूल में जाके पूछते, हर जगह उसकी पूछताछ होती है, लेकिन पुलिस को तब तक कोई भी पता नहीं चलता है कि आखिर मंगेश गया कहाँ। सबके पास एक ही सवाल था, आखिर मंगेश गया कहाँ, ऐसा क्या हुआ मंगेश के साथ जो इस तरीके से उसका पता नहीं चल रहा है। अब 2 से 3 दिन हो जाते हैं और मंगेश का कहीं पता नहीं चलता है। 8 फरवरी को पुलिस के पास एक सूचना आती है कि उसी गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में एक पैर मिलता है, एक कटा हुआ पैर, जो पुलिस को सूचना मिलती है। अब पुलिस को जब इस चीज़ की सूचना मिलती है तो पुलिस उस मौके पर पहुंचती है, अपने साथ एक टीम लेती है, फोरेंसिक टीम लेती है और जो खोजी कुत्ते होते हैं उनको लेकर जाती है, जिससे कि जल्द से जल्द इसका पता लगा सके कि आखिर वो पैर किसका था। अब जैसे ही टीम वहां पर पहुंचती है, फोरेंसिक जो टीम थी वो उस पैर को अपने कब्जे में लेती है और हॉस्पिटल लेके चली जाती है जांच के लिए। अब इस चीज़ को जब लोगों को इस चीज़ का पता चलता है तो लोगों के भी कान खड़े हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आप कहीं ये मंगेश का पैर तो नहीं, क्योंकि वो जो पैर होता है वो एक बच्चे का होता है और खबर से पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है और सभी अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं, अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने से डरने लगते हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है गाँव में फैल जाती है। इस खबर को सुनकर जो मंगेश की माँ थी गीता पाटिल, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इन चीज़ों को देखकर भी वो बहुत सदमे में पहुंच जाती है कि कहीं ये मेरे बच्चे का तो नहीं है। इस चीज़ को देखकर गांव में एक और बात फैलने लगती है कि जिस दिन मंगेश गायब हुआ था उस दिन से अगले दिन मौनी अमावस्या का त्यौहार था। अब जो मौनी अमावस्या थी वो एक ऐसा त्यौहार माना जाता था कि जिसमें एक नर बलि दी जाती थी और नर बलि बहुत ज़्यादा पुण्य का काम माना जाती थी। जो तांत्रिक होते हैं, जो टोने टोटके करने वाले होते हैं, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती थी। ये बात जैसे ही पुलिस को पहुंचती है तो पुलिस भी इस बारे में खोजबीन करने लगती है और अपने स्तर पर इस चीज़ की जानकारी जुटाने लगती है। जितने भी उस जगह पे जितने भी टोने टोटके करने वाले होते हैं, तांत्रिक होते हैं, सबको कब्जे में लिया जाता है, सबसे पूछताछ की जाती है। जैसे ही उनसे पूछताछ की जाती है, एक एक करके सबसे उन चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है, कहीं उनका हाथ तो नहीं है, लेकिन सबसे कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है और सबको छोड़ दिया जाता है। अब गांव में ऐसे कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं होते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि गांव में कोई ऐसी घटना हुई है या कोई हमें फुटेज मिल सके। इस चीज़ की जानकारी जब पुलिस को मिली और पुलिस ने जब इन तांत्रिकों की जानकारी ले ली तो उन्हें मालूम हुआ कि जो गांव है, गांव से बाहर एक ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप में सीसीटीवी कैमरा है। उसके सामने से जैसे ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ली, 2 तारीख की शाम को उन्हें एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जो एक भिखारी के रूप में होता है। भिखारी के जो कंधा होता है उस पर एक बोरी टंगी होती है, बोरी बहुत ज़्यादा भारी भरकम होती है। पुलिस को शक होता है, उसकी तलाश में निकलती है, उसके ऊपर कुछ इनाम भी रखती है जिससे कि इसकी जानकारी हमें जल्दी से जल्दी मिल सके। इस तरह की सारी चीज़ें हो रही होती है, लेकिन पुलिस को फिर भी उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसी बीच मंगेश को गायब हुए 12 से 13 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ खबर नहीं मिली थी कि पुलिस के पास एक और खबर आती है, पास के ही जंगल में कुछ इंसानी टुकड़े मिले हैं। पुलिस फौरन उस जगह पे पहुंचती है। पुलिस देखती है कि वाकई में उस जगह पर कुछ इंसानी टुकड़े मिले थे, लेकिन उसका सर गायब था जिससे उसकी पहचान ना हो सके। और उसकी पहचान ना होने का ये सबसे बड़ा कारण था। लेकिन उस जगह पे खून से सने कपड़े भी मिलते हैं जिन्हें जो मंगेश था उसकी माँ और उसके पापा पहचान लेते हैं और उसकी माँ का सदमे से बुरा हाल हो जाता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, रो रो कर बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसका ये तो पता चल चुका था कि वो बच्चा मंगेश ही था जिसका कत्ल हुआ है, लेकिन कातिल कौन है ये सवाल सबसे बड़ा था अभी भी पुलिस के पास। पुलिस सोचने पर मजबूर हो रही थी कि आखिर है कौन है ऐसा जो इतने छोटे बच्चे का कत्ल कर सकता है, छोटे बच्चे को इतनी बेरहमी से मार सकता है। ये सब सवाल पुलिस की नज़रों में थे।
अब पुलिस फिर उसी जगह आकर खड़ी हो जाती है जिस जगह से उसने शुरुआत की थी। पुलिस के हाथ फिर भी खाली होते हैं, पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता है। पुलिस फिर भी इस केस को पूरा वही के वही वापस उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। अब पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं वो पूरी की पूरी टीम जो शुरू से आखिर तक इस केस से जुड़ी थी पूरी सबको बुलाती है और सभी से जानकारी लेती है। सभी एक जगह बैठकर इस केस को दोबारा से शुरू से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तभी एक छोटी सी कड़ी मिलती है जो होती है खोजी कुत्तों से रिलेटेड। इसमें होता है कि जो खोजी कुत्ते थे, जब पहला पैर मिला था तो पैर में खोजी कुत्ते उस जगह को खोजते हुए मंगेश के घर तक गए थे। दोबारा शरीर के टुकड़े मिले थे, तब भी खोजी कुत्ते उस जगह से लेकर मंगेश के घर तक गए थे। ये सारी चीज़ें पुलिस के दिमाग में आती है और वो सोचते हैं आखिर वो वहीं पे क्यों गए थे। तो इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए जो पुलिस होती है उसके कुछ अधिकारी उस मोहल्ले में पहुंचते हैं जहां पे बबलू रहता था और बबलू के आसपास के जितने भी लोग रहने वाले थे सबसे जानकारी ली जाती है, सबसे पूछताछ की जाती है कि ऐसा तो नहीं है जो पुलिस से छिपा हुआ था। आसपास के लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे कि पुलिस को भी शक होने लगता है और पुलिस इस बारे में खुफिया तरीके से जांच कर रही होती है। पुलिस को एक बात पता चलती है उनके पड़ोसियों के द्वारा कि जब बबलू यहाँ से अपने काम पर जाता है तो उसके घर में एक शख्स का आना जाना होता है। वो शख्स तभी आता है जब बबलू घर पर नहीं होता है। इस चीज़ का जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसा कौन है जो बबलू के जाने पर ही आता है, और वो शख्स उनके घर पे रेगुलर आता है। रेगुलरिटी उसकी बनी हुई थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो कभी कभी आता है, रेगुलर ही एक शख्स का आना जाना था। अब पुलिस उस शख्स की जानकारी देती है तो लोगों से पता चलता है कि उस शख्स का नाम था समाधान, जो रिश्ते में बबलू का भांजा लगता था, यानी कि जो गीता बाई थी वो उसकी मामी लगती थी। लोगों को इसलिए भी उनके ऊपर शक नहीं होता है क्योंकि ये रिश्ता उनकी रिश्तेदारी का था और जो बबलू था उस लड़के का मामा, तो रिश्तेदारी के वजह से वो उनके घर पे आता था, इसलिए लोगों को कुछ शक नहीं हुआ। अब पुलिस उस समाधान नाम के इस व्यक्ति को उठाती है। अब जैसे ही समाधान को पुलिस थाने में लाया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करी जाती है। पूछताछ जैसे ही पुलिस करती है तो पहले तो समाधान कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है कि अब हमारे से ये केस सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम तुम्हें ही इस केस में लपेटने वाले हैं, तुम्हें या तो तुम सच बता दो वरना तो तुम फंसने वाले हो, इस तरीके से पुलिस उसे बोलती है। तो ये जो तीर होता है पुलिस का सीधा निशाने पर लगता है और वो बोलता है राजेंद्र को पता होगा। अब पुलिस पूछती है राजेंद्र कौन है, तो वो समाधान बताता है कि राजेंद्र पाटिल उसका ही एक दोस्त है, यानी कि समाधान का एक दोस्त है। पुलिस समाधान के इस दोस्त राजेंद्र को उठाती है, वो सख्ती से पूछताछ करती है, वो ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करती है, उसकी मार पिटाई होती है तो वो सब का सब सारा का सारा सच उगल देता है और वो जो कहानी बताता है उस पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन होता है, उस पर यकीन करना असंभव होता है। उसके द्वारा बताया जाता है कि जो समाधान था उसका अपने मामा बबलू के घर पे आना जाना बहुत बना हुआ था। इसी बीच पर जो गीता बाई थी उसके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है और इनकी जो दोस्ती होती है वो बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ जाती है, जिसके बाद इनके बीच में अनैतिक संबंध बन जाते हैं। इस तरीके से ये बात जब समाधान अपने इस दोस्त राजेंद्र को बताता है तो राजेंद्र भी उससे दोस्ती करने के लिए कहता है और उसे बोलता है कि मुझे भी मिलवाओ। जो समाधान होता है वो बोलता है कि पूछ कर बताऊंगा। अब समाधान जब गीता से पूछता है तो गीता उसे मिलवाने के लिए बोल देती। इस तरीके से राजेंद्र और समाधान बारी बारी से गीता के से मिलने जाने लगते हैं और दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही होती है। अब उस दिन जिस दिन 2 फरवरी का दिन था उस दिन उसके घर पे समाधान ना जाकर राजेंद्र जाता है। राजेंद्र जैसे ही उसके घर पर पहुंचता है तो वो दोनों एक आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और जो बाहर का जो गेट है वो बंद करना भूल जाते हैं। उस दिन वैसे उसे सब कुछ पता था कि किस टाइम पे बबलू आता है, किस टाइम पे बच्चे स्कूल से आते हैं, लेकिन वो अपनी इस हरकत में इस तरीके से खो चुके थे कि उन्हें कोई अता पता नहीं था। और जैसे ही मंगेश घर आता है दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो घर में एंट्री कर लेता है और वो अपनी माता और उस शख्स को
एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। मंगेश का बुरा हाल था और मंगेश एक 12 साल का बच्चा था, उस पर कितना असर होने वाला था। ये सब देखकर जो गीता थी और जो राजेंद्र था हड़बड़ा जाते हैं और वो जो राजेंद्र था वहाँ पड़ी एक लकड़ी मंगेश के सर पर मार देता है। मंगेश के सर से खून बहने लगता है और मंगेश जो होता है वो बेहोश होकर धरती पर गिर जाता है। जैसे ही मंगेश धरती पर गिर जाता है तो आनन फानन में दोनों जने उसे एक बोरी में भरकर घर में ही रख देते हैं और इंतजार करने लगते हैं शाम होने का। शाम होते ही राजेंद्र जो होता है वो अपने दोस्त समाधान को फ़ोन करता है। इस तरीके से वो तीनों जने इस कत्ल में शामिल होते हैं और मंगेश को ठिकाने लगाने में इन दोनों का पूरा हाथ होता है। इस तरीके से ये जो केस है ये सोल्व होता है। पुलिस को इस चीज़ की जानकारी मिलती है। पुलिस जो होती है वो गीता को हिरासत में लेती है। क्या तो ये जो केस है ये कुछ इस तरीके से था कि जो माँ होती है ना, कद होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है, लेकिन जो गीता थी उसने इस कद को ही शर्मसार किया था। अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया था सिर्फ इस वजह से कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। तो ये इस तरीके से जो भी कांड होते हैं, जो भी इस तरीके से चीज़ें होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस समाज में कभी भी इंसान को इतना नहीं गिरना चाहिए कि उसके ही अपनों की उस पर बलि चढ़ जाए। तो दोस्तों कभी भी अपने आप को इतना मत गिराओ कि दूसरे की जान हमारे हाथों से चली जाए। चलिए दोस्तों।